चैप्टर 1 यूनिट 5 वापस आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कंटिंजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चलिए, कंटिंजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होता है? सबसे पहले तो कंटिंजेंसी समझो। कंटिंजेंसी मतलब जिसके होने या ना होने के इक्वल चांसेस हो। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा लॉ में, तो उसके हिसाब से भी जानते होंगे जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कंटिंजेंसी की अगर बात करी जाए तो कंटिंजेंसी मींस एन इवेंट। उसको बंद कौन करेगा? उसको यहीं रख के जाओ, वहां रख के जाओ, रख के जाओ। एक वो भी रख के जाओ, वो भी रख के जाओ। 20-25 मिनट का ब्रेक दिया था तो अब नहीं खा पाए, अब बैठ के खाएंगे। बढ़िया, जिसका तो उसका घाटा है। सारे उठा नहीं, अभी मैं अकेले ही। कौन लो? और एक और है, 2 और है। दे वही दो, वो भी दे, वो भी दे। ब्रेक दिया था अच्छा खासा कि खा पी गया। हाँ, मेरे लिए लाया था, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़िए। So यूनिट 5 कंटिंजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो, कंटिंजेंसी का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देयर मे बी अ सिचुएशन जहां पे एसेट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। देयर मे बी अ सिचुएशन जहां पे लायबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसको एग्जांपल से समझाता हूं। लाइंस तो तुम रीड करोगे तभी भी समझ में आ जाएगा। एग्जांपल पहले मैं कंटिंजेंट लायबिलिटी का लेता हूं, ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये मेरा एम्प्लॉई है ना? नाम है इसका दीपांशु। दीपांशु मेरा एम्प्लॉई है। अब एम्प्लॉई के साथ क्या होता है ना, काम कर रहा था, बड़ा खुश हुआ था, इंटरनेट चला गया था ना, तो ये एम्प्लॉई मेरा बहुत खुश हो गया। क्या हुआ ना, पावर फेलियर हो गया या इंटरनेट ब्रेकडाउन हो गया, तो एम्प्लॉई मेरा बड़ा खुश हुआ, है ना? मनी मन बहुत खुश हो रहा था। मेरे को गुस्सा है, मैंने इसको एक थप्पड़ जड़ दिया और सीढ़ियों से सीधा नीचे आ गया, ठीक है? समझना, ये सब बाकी तो काल्पनिक बातें हैं, लेकिन यथार्थ से जोड़ूंगा तुम्हें, टेंशन मत लो। डिस्क्लेमर नहीं, सच में मार दूंगा तुझे मैं थप्पड़। ये क्या क्या नहीं, क्या चल रहा है? देख लो, आदत से मजबूर, ठीक है? तो सीढ़ियों से सीधा नीचे आ गया। नीचे जब आए तो उसका एक हाथ और एक इधर वाला हाथ और दूसरे साइड वाला पैर टूट गया, है ना? वो एंगल बन गया। लेफ्ट हैंड और राइट, ऐसे समझो ना, राइट एक टांग नकली है, वो बाद में बोलता था। अब सुनो ध्यान से, मुद्दे पे आते बेटा। जब टूट गया तो ये कहता मेरे को कंपेंसेशन, तो मैंने कहा नहीं दूंगा। कहां चला गया? कोर्ट में चला गया। कहां गया? लंगड़ाते हुए कोर्ट में पहुंच गया। कहता माई बाप हमारी मदद करो, कंपेंसेशन दिलवाओ, ठीक है ना? हालांकि बाकी बातें छोड़ दो, कोर्ट को नहीं पता ना कि थप्पड़ मैंने मारा था। मैंने कहा मैंने थप्पड़ नहीं मारा था, वो लड़खड़ा के गिर गया, सीढ़ियों से नीचे आ गया। ये झूठ बोल रहा, दारू पी के आया था उस दिन, है ना? मैंने बोला दारू पी के आया था। अब दोनों साइड से केस चल रहा है कोर्ट में, समझो ध्यान से। बाकी वो कहानी भूल जाओ कि तुम्हें बताया गया कि सच में थप्पड़ मारा था। थप्पड़ मारा था ये बात केवल मैं जानता हूँ, कोई नहीं जानता। ये जानता है क्योंकि इसको तो पड़ी है। मैं बोल रहा हूँ मैंने नहीं मारा था, इसने बोला मारा। मैंने बोला ये दारू पी के आया था, इसलिए लड़खड़ा के गिर गया सीढ़ियों से, है ना? बेवड़ा कहीं का। तो अब कोई कंपेंसेशन नहीं बनता है। कहता कंपेंसेशन बनता है क्योंकि आपने थप्पड़ मारा था तो मैं गिरा था नीचे। हालांकि केस दोनों में बेइज्जती इसी की है, बट ठीक है, कंपेंसेशन से बढ़ के तो कुछ नहीं है। जज क्या कहता है, क्या कहेगा, क्या होगा, डिसीजन बाद में दिया जाएगा। राइट नाउ बोथ ऑफ अस कैन नॉट क्लेम कि क्या होने वाला है। क्या कह सकते क्या होगा? जज हमारी जेब में बैठा क्या? बोलो,
नहीं ना। सो मुद्दा यही है दोस्त कि राइट नाउ वी डोंट नो कि आगे क्या होगा। तो अभी अपने साथ क्या है ना कि जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि कंपेंसेशन देना है या नहीं देना है, टिल देन इट विल बी माय व्हाट, contingent liability. So contingent liability is a liability, is an obligation which depends upon the happening or not happening of one or more future uncertain event which is not wholly within the control of the enterprise. कंट्रोल में नहीं है इवेंट, इवेंट आउटसाइड है, मतलब कोई और उसको कंट्रोल करता, हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो इवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और उसके होने या ना होने पे क्या होगा, किसी लायबिलिटी का होना या ना होना डिपेंड करता है। तो ऐसी लायबिलिटी को नाम क्या देंगे, ठीक है ना, कंटिंजेंट लायबिलिटी। डोंट वरी अबाउट दैट, बताता हूं मैं आगे भी, ठीक है, ये क्लियर है। ध्यान से सुनना बेटा, अब मैं मॉड्यूल की लाइंस पे आ रहा हूं, टेंशन मत लो, मॉड्यूल की लाइंस पे आऊंगा। कोई नहीं, आप लोग मॉड्यूल सामने ही रखो, मॉड्यूल सामने रखो। देखोगे ध्यान से तो कंटिंजेंट लायबिलिटी पे आ गया मैं। दो चीजों की बात कर रहा, दो तरीके के ऑब्लिगेशंस होते हैं। पहला ऑब्लिगेशन जो बोल रहा है ये प्रेजेंट पॉसिबल ऑब्लिगेशन, सॉरी क्या बोला, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, क्या बोला बेटा, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ना व्हाट इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन, जिसके होने या ना होने के चांसेस बराबर है, यानी 50%, 50% मत बोलो, 50-50 हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे में तो कंफर्म है, याद रखना, अगर देयर इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन कि पास्ट में कुछ डिस्प्यूट हुआ है जिसका आउटकम विल बी कंफर्म्ड ओनली आफ्टर अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, तो जिसके 50-50 चांसेस है वो क्या होगा, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, और वहां पे क्या बनेगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी। द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अब एक साइड हो गया हैपनिंग और दूसरे साइड हो गया क्या, नॉन हैपनिंग, मतलब अकरिंग और नॉन अकरिंग। एग्जॉस्ट चला ले भाई, एग्जॉस्ट के एसी मर गया, एग्जाम आ रहा है दोस्त। जिस इवेंट के हैपनिंग के चांसेस ज्यादा हो, जहां पे लायबिलिटी बनने के चांसेस ज्यादा हो और ना बनने के कम हो, उसको बोलेंगे क्या, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। भाई अब अगर कोर्ट में मुझे लग रहा है कि मैं केस हार जाऊंगा, तो इट इज नाउ व्हाट, अगर डाउटफुल है कि हार भी सकता हूं जीत भी सकता हूं, तो वो क्या है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। फिर क्या बनेगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी ये है कि केस में हार जाऊंगा, सारे आंकड़े मेरे खिलाफ हैं, सब कुछ गड़बड़ है, मैं हार जाऊंगा केस, अब मुद्दा ये आता है केस तो हार जाऊंगा, ये कंफर्म हो गया, और अगर मैं प्रोबेबल एस्टिमेट लगा सकता हूं, देखो ध्यान से, अगर मैं ये एस्टिमेट लगा सकता हूं कि कितना अमाउंट देना और लायबिलिटी बनेगी, तब तो ये आपका लायबिलिटी बन गया। इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन। सुनो ध्यान से, अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है मतलब कंफर्म है मैं केस हार जाऊंगा, बात खत्म। नाउ आई एम 100% श्योर कि कोर्ट मुझे पनिशमेंट के लिए यानी फाइन भरना पड़ेगा, कंपेंसेशन देना पड़ेगा, एंड आई कैन एस्टिमेट द अमाउंट एज वेल, अमाउंट की भी एस्टिमेशन लगा सकता हूं। तो नाउ आई हैव टू प्रोवाइड दैट, मुझे उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे को कंफर्म है केस हार जाऊंगा, लेकिन इस बात की श्योरिटी नहीं है कि कंपेंसेशन देना पड़ेगा या ना देना पड़ेगा, हो सकता है कोर्ट केवल डांट के छोड़ दे कि पहली वार्निंग है इसलिए छोड़ रहा हूं, कंपेंसेशन की बात नहीं। या ये हो सकता है कंपेंसेशन देना पड़े, लेकिन अमाउंट कितना देना पड़ेगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, आई कांट एस्टिमेट दैट। इन ऑल दिस सिचुएशन अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ हुआ तो वो क्या बन जाएगा, कौन सा, कंटिंजेंट लायबिलिटी। सो ध्यान से पढ़ लो लाइन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन क्या होगा, arising from past event that and existence of which will be confirmed only by occurrence or non occurrence of future one or more future uncertain event not only within the control of enterprise। and next one क्या बोला, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। पॉसिबल ऑब्लिगेशन के लिए तो पंगा ही नहीं है, क्या होगा वो, कंटिंजेंट लायबिलिटी होगा, बात करता हूं।
प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में पढ़ो ध्यान से, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, इट इज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, यानी लायबिलिटी बनेगी या मतलब कंपेंसेशन देना है या नहीं देना यही श्योर नहीं है, तो क्या बन गया वो कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर श्योर हो जाता तो कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि केस तो मैं हार चुका हूं, केस तो मैं हार चुका हूं, मेरे को पक्का पता है, अभी डिसाइड नहीं हुआ, कल डिसाइड हो जाएगा, लेकिन केस में हार जाऊंगा, मुझे 100% यकीन है अपने पे, ठीक है ना। अब लेकिन ये पता नहीं है कि अमाउंट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, हो सकता है वार्निंग मिल के छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। मेरा एडवोकेट कहता है ऐसा भी हो सकता है वार्निंग देके छोड़ दे, पहली गलती है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है, ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो स्टिल इट विल बी अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, या एडवोकेट कहता है कि बिल्कुल आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, लेकिन अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ये जज के हिसाब से अभी डिसाइड होना बाकी है। नाउ आई एम नॉट श्योर व्हिच अमाउंट शुड बी प्रोवाइडेड, तो अभी भी क्या हो जाएगा वो कंटिंजेंट लायबिलिटी होगा। लाइन पढ़ो एकदम ध्यान से। पहला पॉइंट क्या कहता है, नॉट प्रोबेबल कि आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो की प्रोबेबिलिटी ही नहीं पता चल रही है, तो क्या होगा कंटिंजेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखता है और लगा के, अ रिलायबल एस्टीमेट ऑफ अमाउंट इज नॉट पॉसिबल, अमाउंट भी एस्टीमेट नहीं कर सकते हो, तो दोनों ही सिचुएशन में से कोई भी एक चीज अगर साथ में आ गया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होने के बावजूद, कंफर्म लायबिलिटी होने के बावजूद, यानी केस हार जाऊंगा ये कंफर्म होने के बावजूद, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी बन जाएगा अगर दोनों में से कोई एक साथ में आ गया तो। पहला क्या, आउटफ्लो होगा या नहीं कंफर्म नहीं है, या फिर कितना अमाउंट लगेगा ये भी कंफर्म नहीं है, तो कंफर्मेशन सब चीज का होगा तो वो लायबिलिटी यानी प्रोविजन में जाएगा। अगर किसी भी चीज में डाउट आ गया तो क्या बन जाएगा वो कंटिंजेंट लायबिलिटी। लाइन बाय लाइन मॉड्यूल को पढ़ना, और कंटिंजेंट लायबिलिटी बुक्स में शो होता है सर, नोट्स टू अकाउंट में शो होता है। कहां शो होगा, नोट्स टू अकाउंट में, यानी बैलेंस शीट के अंदर नहीं होगा, नोट्स टू अकाउंट में होगा। बात खत्म, कंटिंजेंट लायबिलिटी इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एग्जांपल याद रखना वो थप्पड़ वाला, ठीक है ना। कंटिंजेंट एसेट क्या होता है, सुनो ध्यान से। मेरे और मेरे पड़ोसी में डिस्प्यूट हो गया प्रॉपर्टी को लेके, ये कहता है मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कहता हूं मेरी है। अब दोनों डिस्प्यूट है, कहां चला गया, नहीं यार कभी गलती से पड़ोसी थोड़े ना चुनना पड़ता, वो अपने आप कभी मिल जाते हैं। अभी तो तेरा पड़ोसी बना बैठा है, बोल तू किस चक्कर में गया उसके पास। एवरीबॉडी नीड एडवांटेज फ्रॉम, देख हमेशा तो मजाक उड़ाना उसका। सुनो ध्यान से, अब इस पड़ोसी और मेरे बीच में डिस्प्यूट हो गया कि ये प्रॉपर्टी को लेकर, अब प्रॉपर्टी का केस चला गया कोर्ट में। नाउ कोर्ट विल डिसाइड, कोर्ट विल डिसाइड इन विच फेवर, पता नहीं, व्हिच फेवर विल बी देयर, पता नहीं, किसी का भी हो सकता, कोई भी केस जीत सकता है। टिल देन या तो मेरा एसेट बनेगा या तो एसेट नहीं बनेगा, तो ये एसेट कौन सा एसेट कहलाएगा, कंटिंजेंट एसेट। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते, याद रखना, क्योंकि एसेट में फायदा हो गया ना, बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते। अगर ज्यादा जरूरी लग रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में दिखा दो, लेकिन नोट्स ऑफ अकाउंट में भी नहीं जाता ये, क्लियर है, याद रखना। कंटिंजेंट एसेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनता, कंटिंजेंट लायबिलिटी बनती है, लेकिन कहां पे, नोट्स टू अकाउंट में। क्लियर रहेगा ये, बोलो बोलो बेटे। अब आपको अगर अच्छे से क्लियर करना है तो पीछे डिस्टिंक्शन दे रखा है प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। इस चैप्टर से थ्योरी आने के चांसेस कई बार है, देखो लिखा ना प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी में डिफरेंस। इस चैप्टर से थ्योरी आने के चांसेस ज्यादा, और इतनी ही थ्योरी है यार, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट या फिर प्रोविजन, ठीक है ना। पॉसिबल ऑब्लिगेशन होगा क्या बनेगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगा तो या तो प्रोविजन में जाएगा या तो कंटिंजेंट लायबिलिटी होगा, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। और अगर कंटिंजेंट एसेट की बात करोगे तो सिंपल है, ठीक है ना, पॉसिबल एसेट होगा, पॉसिबल इकोनॉमिक बेनिफिट। कंटिंजेंट एसेट नहीं, रिकॉर्ड आप वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में, डिस्क्लोजर में नहीं जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में जा सकता है, ठीक है ना। तो वो भी एक तरह का डिस्क्लोजर ही है, ठीक है दोस्त। ये था आपका यूनिट नंबर 5। बिल्कुल, अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात कर लो, अकाउंटिंग पॉलिसीज यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है सर, ध्यान से सुनिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बात करते, ध्यान से सुनिए।
चीजों को इंक्लूड करती है अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज। पहला, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग these principles। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स, ये दोनों को कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है? अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या नाम दिया जाता है? अकाउंटिंग पॉलिसीज। एग्जांपल के तौर पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ा आपने। इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड ऑन एट, क्या बोला था? व्हाट इज द बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन? जोर से बोलो। कॉस्ट और एनआरवी whichever is lower, that is accounting principle। that is accounting principle, cost और एनआरवी whichever is lower। और उनको अप्लाई करने के लिए मेथड भी पढ़ा था, वो राक्षसों के नाम याद है ना? फीफो, लीफो, लीफो, मीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज और जीफो, पता नहीं है ना? हाँ, ये इसके लिए था, है ना? ये दोनों की बातें कर रहे थे ना दोनों, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? सो ये सबको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग पॉलिसी। नाउ अब यहां पे हमें क्या करना है ना, इस अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन के ऊपर बात करनी है। ध्यान से देखना, किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी चीज को क्या करने के लिए? सेलेक्ट करने के लिए देयर मस्ट बी सम पैरामीटर्स। आप कुछ भी खरीदने जाते हो तो भी कुछ बेसिक अपने दिमाग में आइडिया लेके जाते हो कि ये फीचर्स होना चाहिए, हाँ या ना? बोलो। कोई भी चीज सेलेक्ट करते हो, ठीक है ना, हाँ है ना? तो कुछ पैरामीटर, कुछ एक्सपेक्टेशन होता है ना, ठीक है ना? तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सिलेक्शन होता है, ठीक है सर? तो यहां पे क्या चीजें होती है जब आप सिलेक्शन करने जाओगे? तो तीन चीजें बेस्ड होंगी, तीन चीजों का ध्यान देना। पहला ध्यान देना है प्रूडेंस का, डिस्कशन हुआ था, बाद में फिर बताऊंगा, भी टेंशन मत लो। दूसरा है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, क्या है बताता हूं, टेंशन मत लो। और तीसरा क्या है? ये इग्नोर नहीं कर सकते। यानी तीन चीजों को बेस लेकर अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट किया जाता है। सब प्रूडेंस क्या होगा? प्रूडेंस क्या होगा? मतलब एग्जैक्टली जो ऐसी चीजों को इंक्लूड करे, जो ऐसा मेथड चुनना जो ऐसी चीजों को इंक्लूड करे जो अननेसेसरी का तुम्हारे ऊपर प्रेशर या प्रॉफिट ना बढ़ाए। कहने का मतलब है, वैसे लाइन पढ़ोगे तो थोड़ा खतरनाक सा लगेगा, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है। लाइन देखो क्या लिखा है सिलेक्शन में। प्रूडेंस के बारे में कुछ बताया कि भूल गया क्या? अरे ये कहता है सेम जो कभी पढ़ा होगा। सो ऑब्जेक्टिव ये है कि मतलब ऐसा ना हो कि बेवजह का प्रॉफिट इंक्रीज हो। यानी लाइक अभी आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड चुनने जा रहे हो, तो इन्वेंट्री और वैल्यूएशन होता है ना, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। तो लोअर वाला क्यों चुना गया? इसलिए चुना गया क्योंकि प्रॉफिट अननेसेसरी बढ़े ना, है ना? प्रूडेंस कांसेप्ट। फिर कहता है दूसरा पॉइंट कि अगर मेथड सेलेक्ट करोगे तो ऐसा ना हो कि ऐसा मेथड, लाइक इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है। इन्फ्लेशन क्या होता है बेटा? महंगाई, दिन पर दिन महंगाई बढ़ते जा रही है। तो व्हिच मेथड विल बी बेस्ट फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन? हाँ सर, लीफो मेथड। लीफो क्यों? क्योंकि जितना लेटेस्ट रेट लोगे उतना महंगा आएगा, और जितना पुराना रेट लोगे उतना कम आएगा, हाँ है ना? उतना कम आएगा। तो अब देखो, फीफो मेथड में इन्वेंट्री लास्ट वाला बचता है और लीफो में शुरू वाला बचता है। तो कौन सा सस्ता रहा होगा? शुरू वाला। महंगाई में कौन सा सस्ता रहा होगा? शुरू वाला। तो शुरू वाले को यानी कम इन्वेंट्री दिखाने का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ये था आपका प्रूडेंस। सब्सटेंस ओवर फॉर्म की बात समझाता हूं मैं, बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। इसका मतलब होता है इकोनॉमिक रियलिटी। इकोनॉमिक क्या? रियलिटी। इकोनॉमिक रियलिटी, ना कि क्या लीगल फॉर्मेलिटी को नहीं फॉलो करना। ना एक बात बताओ, ये भाई ने एक गाड़ी खरीदी है ना, गाड़ी खरीदी, आगे दो बैल भी लगे थे, तो कौन सी गाड़ी थी? बैलगाड़ी खरीदी। चलो बैलगाड़ी का आरसी बनता है? नहीं। तो चलो मान लो इसने एक मर्सिडीज खरीदी है, खुश हो गया। अब क्या? खुशी का ठिकाना ही नहीं है, है ना?
है कि नहीं है? अच्छा है, चलो कोई नहीं। तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। देखो कैसे कितना खुश हो मर्सिडीज के नाम पे। मर्सिडीज खरीदी और बेटा रजिस्ट्रेशन कराने में टाइम लगता है ना, आरसी बन के आने में टाइम लगता है ना। अब ड्यूरिंग दैट टाइम आप कार को तो शोरूम में छोड़ के चले जाते हो, फिर हाँ अबे लेके चलाते तो हो ना। अब इस भाई को ढंग से ड्राइविंग नहीं आती थी, लेके निकला और सीधा दीवार में घुस गया। अभी देखो ऑफिशियली ओनरशिप का डॉक्यूमेंट इसको नहीं मिला, बट अब इंश्योरेंस क्लेम करना है। इंश्योरेंस क्लेम कौन कर सकता है? ओनर। ये ओनर है? ओनर है क्या? ये कहाँ है ओनर? है ओनर पे, और लीगली नहीं मिला है, बट अल्टीमेटली इकोनॉमिक रियलिटी सच्चाई तो ये है कि ओनर बन गया। हाँ है ना? इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है, नहीं कर सकता है? तो लीगल फॉर्मेलिटी को साइड करो और इकोनॉमिक रियलिटी को साथ लेकर चलो। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हायर परचेज का नाम सुना है? ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है? हायर परचेज में लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद। टिल देन ओनर कौन रहता है? सेलर ओनर रहता है, बायर ओनर नहीं रहता, सेलर ओनर रहता है। लेकिन डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करता है? बायर चार्ज करता है। Although you are not a owner, still you are charging depreciation because economic reality is saying that कि आप आज निकल ओनर बनने ही वाले हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो यही है, सच तो यही है, आप ओनर नहीं होने के बावजूद आप ओनर हो। हाँ या ना? यूज तो ऐसे ही कर रहे हो। तो इसलिए ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहलाता है कि नॉट एवरी टाइम वी विल स्टिक टू द लीगल फॉर्मेलिटीज। हर समय लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ नहीं जाएंगे, जुड़े नहीं रहेंगे। कुछ चीजें होती है जो लीगल फॉर्मेलिटी से हटके होती है, वो हमें ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है ना? मटेरियलिटी यू बेटर नो क्या? इंपॉर्टेंस लेवल, हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को कवर करेगा, तभी आपको मेथड को सेलेक्ट करना। सो दैट इज द मीनिंग, ठीक है सर? चेंज बता दिया था, तो मैं चेंज कब कर सकते हो अकाउंटिंग पॉलिसीज को? 3 सिचुएशन अभी कंसिस्टेंसी में बताया था। सो ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। यूनिट 6 खत्म हो गया। यूनिट 7 पे आ जाओ। एग्जैक्टली दैट इज द लास्ट वन। वो 8 और 9 नहीं होता बेटा। यूनिट 7 देखो क्या है? अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन। और आपको थोड़ा सा हिंट मैंने दिया था कि मेजरमेंट स्केल क्या होता है अकाउंटिंग में? मनी। देखो अकाउंटिंग में मेजरमेंट स्केल क्या होता है? देखो मेजरमेंट के लिए, देखो अगर आप अपने मॉड्यूल पे पहले ही पेज पे देखोगे, टेबल एक बना रहे, चार्ट बना रखा बढ़िया सा। सबसे पहले क्या लिखा है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। देखो मैं एक भी लाइन बाहर से, मैं केवल हेडिंग कहां से उठा रहा हूं, टॉपिक कहां से उठा रहा हूं? मॉड्यूल से। बाकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। आपके अंदर कंटेंट में क्या लिखा है वही सारी बातें लिखी है जो मैं आपको बता रहा हूं, आप पढ़ना। मैं उसकी पीछे लाइन पे लाइन नहीं पढ़ूंगा, बट मैं आपको पूरा समरी बता रहा हूं। देखो पहले क्या लिखा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। आप सबसे पहले किसी भी चीज का मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट या इवेंट को मेजर करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, सॉरी। फॉर एग्जांपल, अब अगर आप सबसे पहले मेजर करने जा रहे हो, सामने दूध वाला खड़ा है, तो व्हाट विल बी द आइडेंटिफिकेशन? व्हाट इज द काइंड ऑफ मटेरियल ओवर देयर? अरे मिल्क है, लिक्विड है, लिक्विड है। ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन में यही है कि आप पहले आइडेंटिफाई करो क्या है वो, लिक्विड है। अगर आप कपड़े की दुकान पे खड़े हो तो क्या देखोगे? कपड़ा है, इसमें लेंथ मेजर करना है, तो क्या है ये? इसमें स्केल डिफरेंट होगा, ठीक है ना? अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे देखते हो डिस्टेंस है हमारा, क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या? ऑब्जेक्ट एंड इवेंट। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? ये ऑब्जेक्ट डिसाइड हो गया, ठीक है ना? इवेंट डिसाइड हो गया। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड। अब अगर बात करोगे दूध वाला कड़ा, व्हाट स्टैंडर्ड ही विल यूज? स्केल क्या यूज करेगा वो? लीटर यूज करेगा, हाँ या ना? अगर आप डिस्टेंस मेजर करने जा रहे हो, क्या स्केल यूज करोगे? किलोमीटर या मीटर यूज करोगे। अगर आप क्लोथ का लेंथ मेजर करने जा रहे हो, मीटर में, सेंटीमीटर में, चलो ठीक है तुम्हारे लिए वो भी सही। वैसे सेंटीमीटर में क्लोथ मेजर नहीं करता कोई यार। तुम जाना दुकान में, कहना इतने सेंटीमीटर कपड़ा दे दे, पहले कान के नीचे 2 लगाएगा, उसके बाद सेंटीमीटर से भी मारे, और मीटर निकाल के मारेगा जैसे स्केल से मेजर कर रहा है। अच्छा, इसके बाद लास्ट क्या बोला था बेटा? इवैल्यूएटिंग ऑफ, सॉरी, इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स एंड और स्केल। अब वो क्या होता है मैं अभी थोड़ी देर में उस पे आता हूँ। बाकी 2 चीजें तो प्राइमरीली बता दी। देखो ध्यान से क्या लिखा है, देखो ध्यान से। अब डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्केल, तो देखो ऐसा होना ना
कि एक ऐसा मेजरमेंट स्केल होना चाहिए, फ्लक्चुएशन भी तो आता है ना, बाकी अगर कोई और मेजरमेंट स्केल उठाओगे तो फ्लक्चुएशन आएगा, तो कोई ऐसा मेजरमेंट स्केल उठाना चाहिए जिसमें ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम फ्लक्चुएशन आने के कम से कम चांसेस। डायमेंशनल एनालिसिस करनी है, यही लिखा है, ठीक है ना। आप डायमेंशन वाली लाइन पे जाओगे, पेज नंबर 1.81 पे पहली लाइन पढ़ लो, बात खत्म हो गई। आज 1 किलो खरीदोगे, 10 साल बाद अगर उसको वजन करोगे तो वो 1 किलो ही रहेगा। हाँ, सड़ ना जाए इसकी तरह, ना हंस क्या रहे, तू कितने किलो का है? हाँ, उम्र नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा, वजन बता रहा, दोनों पैरेलल है, सही है। इसका तो बीएमआई बना पड़ा है, बढ़िया। नहीं जानते, वो तो अंडरवेट चल रहा है, उसको तो अलग ही चल रहा है, ठीक है सर। तो डायमेंशनल एनालिसिस। अब बात आई सर मेजरमेंट डिसिप्लिन में है क्या? 4 बातें तो आपको पहले ही पेज पे दिख रही है। पहला क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, अपने मॉड्यूल पे ही लिख लो, बुक पे ही लिख लो, हिस्टोरिकल कॉस्ट के नीचे एक्विजिशन कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्विजिशन कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे एसेट को अक्वायर किया गया है, एक्विजिशन कॉस्ट उस पे रिकॉर्ड होता है। हाँ, होता है। तो पहला मेजरमेंट का आइडिया क्या है? एक्विजिशन कॉस्ट, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेजर होता है, कुछ चीजों को इस पे मेजर करते हैं। हाँ या ना? एक मेजरमेंट का जो बेसिस है ना, वैल्यूएशन प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट का प्रिंसिपल पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, बताया भी था। हाँ या ना? दूसरा क्या लिखा बेटा? करंट कॉस्ट को बोल सकते हो करंट मार्केट प्राइस, चल सकता है ये। हाँ या ना? अगर आज खरीदने जाओ तो कितने का पड़ेगा? करंट कॉस्ट मतलब क्या? अगर आज खरीदने जाओ तो कितने का पड़ेगा, यानी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। हाँ या ना? बोलो। दूसरा क्या? अब करंट कॉस्ट में क्या बोला था, क्या ऑब्जेक्ट लेके जाना? खरीदने जा रहा हूं तो कितने का पड़ेगा, रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगा? अगर मैं बेचने जाऊं, बेच नहीं रहा हूं, बेचने जाऊं तो कितना नेट वैल्यू मिलेगा, वो रियलाइजेबल वैल्यू। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ये सारी वैल्यूज तो होती है किसी ना किसी एसेट की, किसी ना किसी ट्रांजैक्शन की, होती है नहीं होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस पे एक्वायर करा गया है, प्राइमरी कॉस्ट को, एक्विजिशन कॉस्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलेंगे। करंट कॉस्ट मतलब करंट मार्केट प्राइस, अगर खरीदने जाओ तो कितने का पड़ेगा, यही सेम एसेट अगर खरीदने जाओ कितने का पड़ेगा, वो उसका क्या कहलाएगा? करंट कॉस्ट। रियलाइजेबल वैल्यू क्या कहलाएगा? अगर इस एसेट को मैं बेचने जाता हूं तो कितना मिल सकता है, वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो गया, रियलाइजेबल वैल्यू हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ यहां पे। और प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी याद है? यस सर। प्रेजेंट वैल्यू याद है? अरे तो मैं गुडविल पढ़ाते वक्त भी बताया था, याद होना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या है कि 1 साल बाद तुम्हें जो वैल्यू मिलने वाली है उसकी आज की वैल्यू बताओ कितनी है, ये प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो इंटरेस्ट इंक्लूड हो रखा है उसको हटा दो, विदाउट इंटरेस्ट जो करंट वैल्यू, आज की प्राइस निकाल लो, आज की वैल्यू निकाल लो। फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यूज को आज की वैल्यू पे कन्वर्ट करना, दैट इज नॉन एज प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालते हो, और आपने गुडविल में भी प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, मेथड पढ़ा है, तो ये सारी चीजें उसको प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। ये 4 वैल्यूज आपको यूज होती है। पहला हिस्टोरिकल कॉस्ट क्लियर होना चाहिए, एक्विजिशन कॉस्ट रिलेटेड है। दूसरा क्या था? करंट कॉस्ट क्या था, जो करंट में मार्केट प्राइस जनरली चल रहा है उसी को बोलेंगे। तीसरा क्या था? रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरबी से कनेक्ट कर लेना, सिंपल हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू आपको कितनी बार पढ़ाया जा चुका है, ठीक है ना? सो द ये आपका चैप्टर नंबर 7 था, वैल्यूएशन प्रिंसिपल आपको बता दिया मैंने। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं जरा बता दो मुझे। whatever assumptions and whatever expectations you have made while preparing financial statements are known as estimate। जैसे यूजफुल लाइफ कितनी होगी, ये क्या है? एस्टिमेट है, ठीक है ना? इसके लिए कोई बेसिक रूल नहीं है, एस्टिमेट है। इनफैक्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी अकाउंटिंग एस्टिमेट है, वो एएस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है ना? बोलो। तो ये सब जो एस्टिमेट्स होते हैं, लाइक प्रोविजन कितना बनाए, व्हाट इज दैट? एस्टिमेट। एक्सपेक्टेशंस, हाँ या ना? तो उसको एस्टिमेट्स बोलते हैं बेटा, ठीक है? इस चैप्टर में भी कुछ खास नहीं, यही सब बातें थी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, याद रखना। इट इज जस्ट गिवन फॉर द जनरल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना? तो इसका जो बेसिक स्टार्टिंग थ्योरी, एक बार इसको रीड कर लेना, लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है। और जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं तो इंडिया यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी आपको ऐसे केवल
शुरू कर रीड कर लेना बस। ये था आपका चैप्टर नंबर 1 जिसमें मेजर बेसिक बातें मैंने आपसे कर दी। अब ना आपका शुरू होगा चैप्टर नंबर 2। ध्यान से सुनिए, अब शुरू होगा क्या? किस चीज? अरे ऐसा फॉर्मेट वर्मेट के नंबर नहीं बनते, कुछ नहीं। ट्रायल बैलेंस आता क्वेश्चन 5 नंबर। हाँ, फॉर्मेट वर्मेट के लिए नहीं आता ऐसा कुछ नहीं। अगर फॉर्मेट आ गया तो तुम्हें क्या दिक्कत है? कोई भी फॉर्मेट पुराना छाप लेना, याद कर लेना, हो सकता क्वेश्चन में दिया हो। फॉर्मेट वर्मेट नहीं पूछता मेरे दोस्त, तुम्हें अपना क्वेश्चन देगा वो सिंपल, अगर देगा तो, अदरवाइज नहीं देगा। ये ऐसे तो नहीं बोलेगा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ और एक्सप्लेन करो, ये ऐसे नहीं आता। ये हो गया 11वीं पास हो चुके हो तुम लोग। चैप्टर 2 में पहला यूनिट क्या है बेटा? जनरल नहीं में जर्नल एंट्री। अब आप ये मत सोचो कि मैं आपको जर्नल एंट्री पूरा सिखाऊंगा कि एक एंट्री पास कराऊंगा, क्योंकि ये सब फालतू बातें यहाँ क्लास में करेंगे तो मेन मुद्दे की बातें छूट जाएंगी, एग्जाम में आना जाना है नहीं। अब आपसे मैं बैठ के यहाँ रेंट पे करवाऊं, सैलरी पे करवाऊं, गुड्स खरीदूं बेचूं, ये सब नहीं करने वाला। बट देयर आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स जिनके ऊपर ये जर्नल एंट्री बेस्ड होती है। सबसे पहला जो है, देखो ये जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेस्ड होता है वो बेस्ड होता है नेचर ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड होता है? नेचर ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान से आप लोग सुनना भी पड़ेगा आपको कि कितने तरह का अकाउंट होता है। सर ध्यान से देखिए, सबसे पहले होगा क्या? पर्सनल अकाउंट्स होता है। दूसरा होगा क्या? ठीक है ना? बहुत ही आम जिंदगी है, मेंटोस जिंदगी। पर्सनल अकाउंट मींस द अकाउंट व्हिच बिलोंग्स टू, रिलेटेड टू whom? बिलोंग्स टू अ पर्सन। पता है, आता है, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, तो शांति से बैठ जाओ। पर्सन 3 कैटेगरी के होंगे। पहला आएगा नेचुरल पर्सन्स की बात करेंगे तो कौन आएगा नेचुरल पर्सन में? अरे रमेश सुरेश ह्यूमन बीइंग बोल दे, नालायक। खुद नहीं है तो क्या हुआ, नहीं बोल सकता? जितने भी इंसान है इस धरती पे उनका अकाउंट क्या होगा? नेचुरल पर्सन का तो पर्सनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी, बैंक, अकाउंट ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हो। ठीक है ना? ठीक है ना? ये क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल। एंड तीसरा क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। एक्चुअली पर्सन नहीं है लेकिन पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल के तौर पे डेटर, क्रेडिटर, अब कोई ना कोई पर्सन होगा, चाहे नेचुरल चाहे आर्टिफिशियल पर्सन ही होगा। कैपिटल किसका अकाउंट होता है? ओनर का, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग किसका अकाउंट है? ओनर का, पर्सनल अकाउंट है। शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, ये सब क्या है? पर्सनल अकाउंट है, शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखने ये सब, ठीक है ना? पक्की बात? इतना क्लियर रहेगा ना? तो यह रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। और कुछ चीजें और भी आएंगी, मैं बताता हूँ। इम्पर्सनल अकाउंट की अगर आप बात करोगे तो 2 तरीके का हो गया। पहला आ गया कौन सा? रियल अकाउंट। जो अकाउंट पर्सन से बिलोंग नहीं करता वो इम्पर्सनल होगा। रियल अकाउंट में कौन कौन आएगा? एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज आएगा। एग्जांपल के तौर पे कैश आएगा और बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, ऑल दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे अकाउंट्स कहां जाएंगे? रियल अकाउंट में आ जाएंगे। एंड जो किसी का नहीं वो किसका है? नॉमिनल अकाउंट का। एक्चुअली ये कोई अकाउंट नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका अकाउंट नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम गेन्स, जिनका कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं है, करंट बेनिफिट है, यानी इनका कोई फ्यूचर सब फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। कोई दिक्कत? पक्की बात? बोलो यहां तक। अब कुछ ऐसा भी सिचुएशन होता है कि नॉमिनल अकाउंट क्या बन जाए? नॉमिनल अकाउंट बन जाता है पर्सनल अकाउंट। क्या बन जाता है दोस्त? पर्सनल अकाउंट। और कैसे बनता है? और वो भी कौन सा पर्सनल अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव। ये कब बनता है? ध्यान से देखो,
Whenever कोई नॉमिनल अकाउंट में क्या हो, एक नॉमिनल अकाउंट हो, अब इस नॉमिनल अकाउंट के साथ ध्यान से देखना, नॉमिनल अकाउंट के साथ या तो इधर प्रीफिक्स ऐड हो जाए या इसके बाद सफिक्स ऐड हो जाए, ऐसे में क्या हो जाएगा, वो नॉमिनल नहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा, पर्सनल अकाउंट। क्या प्रीफिक्स सफिक्स हो जाएगा, प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या आएगा सर, आउटस्टैंडिंग आ जाए, प्रीपेड आ जाए, एडवांस आ जाए, समझ में आ रहा है, एडवांस और अक्रूड, अनअक्रूड, अर्न्ड, अनअर्न्ड, रिसीवेबल, पेएबल। नॉमिनल अकाउंट के साथ कोई भी प्रीफिक्स और सफिक्स अगर ऐसा जुड़ जाता है तो नॉमिनल नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे सैलरी क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। क्लियर रहेगा? हाँ, क्योंकि किसी ना किसी बंदे को तो पे करना है ना, तो बंदे का अकाउंट हो गया ना वो, तो फिलहाल ये समझो। अभी आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, किसके लिए तुम्हारी लायबिलिटी बनती है, तो कोई पर्सन के लिए लायबिलिटी बनेगी, ठीक है ना, लायबिलिटी हवा में तो बनेगी नहीं, तो इसलिए क्या है ये पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? प्रीपेड, अब या तो तुम काम करोगे, एडवांस लिया है, तो या तो वापस करोगे, तो तुम्हारा मेरा रिश्ता भी खत्म नहीं हुआ, यानी कनेक्शन चालू है ना, तो फिर ऐसे में क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? ये याद रखना। तो ये टाइप्स ऑफ अकाउंट था। चलिए रूल्स ऑफ अकाउंट की बात कर लो। अकाउंटिंग रूल्स कितने होते हैं, जितने अकाउंट उतने रूल। तो पर्सनल अकाउंट का रूल देखते हैं, रियल अकाउंट का भी है, नॉमिनल अकाउंट। ये तुम लोग को बड़े अच्छे से याद है, बस यूज नहीं कर पाते। क्या आएगा यहाँ पे, द रिसीवर एंड हियर द गिवर। अब ये अच्छे से याद होना चाहिए, याद भी होगा। What comes in will be debited and what goes out क्या हुआ आगे, all expenses and losses, और यहाँ क्या आ जाएगा, all incomes and gains. So I hope that is okay. ठीक है, ये रूल था। अच्छा, एक और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, ये होता है आपका, ये बेसिस देख लो ध्यान से, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड देन रेवेन्यू। अगर एसेट इंक्रीज होता है तो क्या करेंगे, डेबिट, और डिक्रीज होता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। ऐसी लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और डिक्रीज होगी तो कैपिटल, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो डेबिट, क्योंकि ये लायबिलिटी है, याद रखना, ठीक है ना। एक्सपेंसेस के साथ क्या होगा, अगर इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, और रेवेन्यू के साथ जस्ट उल्टा हो जाएगा, रेवेन्यू अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट, और डिक्रीज होगा तो डेबिट, ये याद रखना। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन का तरीका होता है, इंक्रीज डिक्रीज बेसिस पे, ठीक है ना। अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। तो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, ये वाला बेसिस आपका आ जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक पक्का? यही है, जर्नल एंट्री के क्वेश्चन जो भी दे रखे हैं वो आपको करने हैं बेटा। डेबिट क्रेडिट में जो एंट्रीज के क्वेश्चन दे रखे हैं वो करना है। इवन तो अकाउंटिंग क्वेश्चन का यहाँ भी एक आध इलस्ट्रेशन दे दिया हो सकता है, तो आप इग्नोर मत करना, कर जरूर लेना। एंड इवन इफ यू आर फीलिंग कि इसमें दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से कंसल्ट करोगे, ठीक है। जर्नल यही होता है, फॉर्मेट ऑफ जर्नल यू नो, डेट, देन पर्टिकुलर, देन एलएफ लेजर फोलियो, देन अमाउंट फॉर डेबिट एंड अमाउंट फॉर क्रेडिट। ये 5 कॉलम होते हैं आपके, ठीक है ना। एंड हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको क्या करना है, नरेशन करना है, उसके बाद एक सिंपल लाइन से पर्टिकुलर के कॉलम को सेग्रीगेट करना है।
ठीक है, सो यू कैन रेफर टू द क्वेश्चंस एज वेल। ये क्वेश्चंस करने हैं, करके जरूर आना है, इग्नोर नहीं करना है। नरेशन आपको केवल नरेशन करना है, जो हो रहा है उसके बारे में लिखना है, जरूरी नहीं कि लंबा चौड़ा कहानी लिखना है, आप समरी में भी नरेशन कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये था आपका क्या, जर्नल एंट्री के बारे में बेसिक जो आपके साथ दिक्कतें आ सकती है जर्नल के बारे में। अब मैं बारी है, किसकी बारी है बताओ, सेकेंड यूनिट, यूनिट 2 पे बारी है किसकी, इसके बारे में ध्यान देना कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर। ये है आपका लेजर। लेजर की बात करी जाए तो लेजर, जैसे जर्नल को क्या नाम दिया जाता है, सुनो ध्यान से, जर्नल को नाम दिया जाता है दिस इज द क्या, प्राइमरी बुक। क्या नाम दिया जाता है बेटा, प्राइमरी बुक। तो लेजर को नाम क्या दिया जाएगा, क्या नाम दिया जाता है, ठीक है, हाँ ये था, ये गड़बड़ बाबा है ना, है ना। तो देखो प्रिंसिपल बुक बोलते बेटा लेजर को। लेजर में हम करते क्या है, अरे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ their nature, on the basis of their nature, ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होता है। और यहाँ पे हम बेसिकली क्या काम करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। लेजर में क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। जर्नल के बाद लेजर बनता है, ये सबको पता है, पोस्टिंग करते हैं। सर पोस्टिंग कैसे होता है, डेबिट वाला डेबिट, देखो ध्यान से देखो, आप जो अकाउंट बना रहे हो उसका फॉर्मेट बेसिकली ये होता है, देखो ध्यान से, थोड़ा रफ बना रहा हूँ, ठीक है। इधर डेट हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा, जेएफ होगा, देन अमाउंट होगा, फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, ये कॉलम होगा, हाँ है ना। जो भी अकाउंट बना रहे हो ऊपर इसका नाम लिख देंगे, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब जो अकाउंट बनाना है उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे, बीच में उसका नाम कभी नहीं आएगा। तो जर्नल एंट्री देखेंगे, जो अकाउंट बना रहे हैं उसके अपोजिट साइड में जो अकाउंट लिखा उसको लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ क्या लिखोगे, कैश अकाउंट, एंड द ट्रांजैक्शन इज परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश किधर गया, तो हम जाएंगे क्रेडिट साइड में और इधर लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट इधर पोस्ट कर देंगे। देखो कितनी बेसिक बेसिक, इधर नहीं इधर पोस्ट करेंगे अमाउंट वाले कॉलम में, ठीक है ना। अब कितनी बेसिक बात है, इतना कुछ लॉजिक ज्यादा नहीं है, यही होता है पोस्टिंग का मतलब। अब जो मुद्दा है ना बेटा, ऑब्वियसली ये जो क्लास में करा रहा हूँ ये 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए नहीं है, ये ओनली फॉर जो फाउंडेशन लेवल सीए सीएमए फाउंडेशन के बच्चे उनके लिए, या उसके ऊपर जो भी है ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको समझना है। तो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे को इतनी बातों से कुछ जर्नल एंट्री लेजर है नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इतने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो याद रखना इस चीज को। अब ये नहीं कि किसी 11th स्टैंडर्ड के बच्चे को बैठा के खुद देख लो समझ जाएगा, नहीं, कंसेप्ट आ जाएगा लेकिन उसको क्वेश्चन करने नहीं आएगा। लेकिन आप थोड़ा पढ़े हो तो आपको पता है कि ये पोस्टिंग का मतलब क्या बता रहा हूँ, इतने बड़े बड़े चैप्टर निपटा दिया हमने, ठीक है। अब जो मेन मुद्दा है वो है लेजर बैलेंसिंग का। लेजर बैलेंसिंग, डेबिट क्रेडिट बराबर आना चाहिए ना, लेकिन हमें तो बराबर करना है। लेजर बैलेंसिंग डिपेंड्स कि कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा जो बच गया जिसका कोई नहीं उसका नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल और रियल अकाउंट को कैसे बैलेंस करेंगे सर, हम यूज करेंगे बैलेंस कैरीड डाउन। डेबिट में लिखेंगे तो 2 और क्रेडिट में लिखेंगे तो, और यही बैलेंस कैरीड डाउन अगले दिन क्या बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट में लिखेंगे तो और क्रेडिट में, और ये क्रॉस चला जाएगा, जो 2 बैलेंस क्रेडिट डाउन होगा वो क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बाई बैलेंस कैरीड डाउन क्या बन जाएगा, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। जस्ट नेक्स्ट डे क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगी, बात खत्म, कोई दिक्कत। ये तो वो अकाउंट है जिनका बैलेंस आ रहा है इसलिए इनकी बैलेंसिंग हो रही है। नॉमिनल अकाउंट के बारे में याद रखना क्या, नॉट बैलेंस्ड, नॉट बैलेंस्ड बट रिटेन ऑफ।
नॉट बैलेंस बट रिटन ऑफ, कहा, बाय ट्रांसफरिंग देम टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। किधर ट्रांसफर करते हैं? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करके सीधा राइट ऑफ कर देते, कोई बैलेंस नहीं निकलता नॉमिनल अकाउंट का। और इसीलिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम पीएनएल एडजस्टमेंट वर्ड यूज करते हैं नॉमिनल अकाउंट के लिए थर्ड स्टेज में, इफ यू रिमेंबर, क्योंकि बैलेंस नहीं बचता इनका, इसीलिए खत्म हो चुके तो इनको फिर से जीवित नहीं करना। ये है लेजर बैलेंसिंग का रूल। अगर पर्सनल और रियल अकाउंट है तो बैलेंस कैरी डाउन से बैलेंस होगा, उसको अगले दिन बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। टू और बाई का कंसेप्ट यू नो वेरी वेल, ठीक है ना। नॉमिनल अकाउंट बैलेंस नहीं होता, राइट ऑफ कर दिया जाता है। इससे 2 नंबर का ट्रू फॉल्स अभी पिछले पेपर में आया था, ट्रू फॉल्स नॉमिनल अकाउंट के ऊपर। यू कैन चेक इट आउट, पेपर अगर है निकाल लो, देख लो, नॉमिनल अकाउंट के ऊपर ट्रू फॉल्स आया हुआ था, आप वहां पे देख सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए यहां तक, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो लेजर बैलेंसिंग में इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है सर। अगला टॉपिक अपना ट्रायल बैलेंस में जानना है ना। जो ट्रायल बैलेंस में टॉपिक कवर होता है मैं बता देता हूँ। ट्रायल बैलेंस होता क्या, देखो ध्यान से, यूनिट 3 ट्रायल बैलेंस। नाउ व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, ध्यान से देखो। ट्रायल बैलेंस क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझो। ट्रायल बैलेंस एक्चुअली क्या होता है, इट इज अ समरी स्टेटमेंट। ध्यान देना, अकाउंट नहीं है, क्या है ये, स्टेटमेंट ऑफ क्या, अकाउंट्स। इट इज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जितने अकाउंट है उनका समरी निकालता है, यानी बैलेंस वगैरह निकाल के लिखता है, तो समरी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। दूसरा, इट इज अ प्रूफ ऑफ क्या, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ध्यान से देखना। नाउ व्हाट इज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ध्यान से सुनना बेटा। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब होता है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, यानी ड्यूअल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो हुआ या नहीं किया, यही चीज है। 100% प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी नहीं होता। समवन इज आस्किंग कि इज ट्रायल बैलेंस 100% प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी? नो, इट इज 100% प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी नहीं जी, बिल्कुल नहीं, 100% प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी नहीं है। इट इज अ प्रूफ ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि डेबिट और क्रेडिट बराबर किया, इस बात का सबूत है। अगर एक ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, इसका मतलब यह है कि आपने जितने से डेबिट किया उतने से ही क्रेडिट भी किया है, इस बात का सबूत है। 100% एक्यूरेसी नहीं है। तो अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर के पहले क्लास में ध्यान दोगे, चार्ट जो बनवाया था उसमें कुछ एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट डालते हैं, कुछ नहीं डालते। तो जो नहीं डालते इसका मतलब ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा वहां पे भी। So trial balance isn't a 100% proof of accuracy, but a proof of arithmetical accuracy, debit and credit equal. Clear? कब बनाया जाता है? Generally, कब? At the end of accounting period. Accounting period. End of accounting period. आपको बताया मैंने, end of accounting period. हाँ या ना? ठीक है। वैलिडिटी एक ही दिन की होती है, पहले बता दिया हूं मैं। ये वैलिडिटी कितनी, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है जो बैलेंसेस को शो करता है। कोई भी स्टेटमेंट जो बैलेंसेस को शो करता है उसकी वैलिडिटी कितने दिन की होती है, एक दिन की होती है। कोई दिक्कत, पक्की बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि मेथड्स कितने होते हैं, तो देखो बेटा, मेथड्स होते हैं इतने, कितने, इतने। पहला मेथड टोटल मेथड, दूसरा मेथड बैलेंस मेथड, कौन सा मेथड, और तीसरा मेथड टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल मेथड, बैलेंस मेथड एंड टोटल एंड बैलेंस मेथड। द मोस्ट फेमस मेथड जिसके आपके क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बैलेंस मेथड। टोटल में क्या करता है, जितने भी अकाउंट है उनका डेबिट का टोटल डेबिट में और क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में लिख दो। लास्ट में टोटल दोनों साइड का डेबिट का और क्रेडिट का मैच करना चाहिए तो सही है, ठीक है।
बैलेंस मेथड क्या कहता है, जितने अकाउंट है उनका केवल एक बैलेंस आया होगा, या तो डेबिट में आया होगा या तो क्रेडिट में आया होगा, उनके बैलेंस से छाट छाट के लिख तो आपका आ जाएगा क्या, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। टोटल और बैलेंस मेथड जो है वो दोनों का मिक्सचर है, कंबाइन है, ठीक है। जो फोकस करना है आपको बैलेंस मेथड पे, और वो भी आपको पूरा मेथड नहीं, बस ये जानना है कि विच अकाउंट है विच काइंड ऑफ बैलेंस। तो नेम ऑफ अकाउंट देखो मैं यहां लिखता हूं अकाउंट्स, और उसके आगे ध्यान देना, या तो इसमें डेबिट बैलेंस होगा या तो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो सबसे पहला अकाउंट मैं लिख रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखिएगा, अकाउंट नंबर 1 मैं लिख रहा हूं किसका, पहला अकाउंट क्या है, एसेट्स। कौन सा बैलेंस होता है इसका, डेबिट होता है, ठीक है, जनरली। नेक्स्ट कौन सा बैलेंस होगा, नेक्स्ट कैपिटल, क्रेडिट होगा। ड्राइंग, चलिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, आपको मैं बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, टेंशन मत लीजिए। इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है सर। परचेज का क्या बैलेंस होगा, डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है। और सेल का क्यों, इनकम है। डेटर का डेबिट, क्यों, एसेट है। क्रेडिटर क्यों, पक्का है ना। अब आपको देखो जो क्वेश्चन जनरली मिलता है एग्जाम में, 5 नंबर में क्वेश्चन आया था, अभी 2-3 एग्जाम से ट्रेंडिंग टॉपिक है ये ट्रायल बैलेंस का। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको एक ट्रायल बैलेंस देगा जो कि गलत रहेगा। कहता है कि किसी गधे ने ट्रायल बैलेंस, ऐसा लिखेगा नहीं, मैं बता रहा हूं, किसी गधे ने ट्रायल बैलेंस बनाया है ना, और उस गधे ने उसकी हेल्प करी और ट्रायल बैलेंस गड़बड़ बन गया, ठीक है ना। तो 2 गधों ने मिलकर ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस गलत बनाया। अब आपकी जिम्मेदारी है आप प्रूव करो आप गधे हो या समझदार हो। तो जो गलत करके आते हैं वो समझ लो, जो सही कर दिया वो क्या है समझ लो। अब सिंपल है यार, तुम क्यों देखने जा रहे हो गलत बना या सही बना, तुम केवल उसको क्वेश्चन की तरह देखो। तुम्हारे सामने एसेट लिखा है तो उसके आगे कुछ बैलेंस दिया होगा, तुम्हें पता होना चाहिए ना किधर जाएगा। उसने किधर लिखा छोड़ दो, क्वेश्चन देख लो, तुम्हें बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। इनफैक्ट क्वेश्चन तुम्हें सिंपली यही सब मिलेंगे कि ये गलत बना दिया, तुम सही करो उसको, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बस आपको ये नहीं देखना कि ट्रायल बैलेंस बना के दिया, आपको ये देखना है हर अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, आपको सही साइड पोस्ट करके टोटल करना है। समझ में आई बात। गलती सुधारने मत जाना, क्योंकि खुद भी अभी इतने सुधरे नहीं। आप उसको एज अ क्वेश्चन देखना कि एक अकाउंट है उसके आगे बैलेंस है, दूसरा अकाउंट है उसके आगे बैलेंस है, आप डिसाइड करो किधर जाएगा बाय यूजिंग दिस लॉजिक, ठीक है ना। पक्की बात, समझे क्या। रेक्टिफिकेशन नॉट पॉसिबल, फिर भी रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ तो सीधा डिमोलिशन हो गया। सो दैट इज द थिंग दोस्त, ये ट्रायल बैलेंस में आपको ये कंसेप्ट यूज करना है। कोई भी क्वेश्चन उठा के करो, आराम से होगा। गलती सुधारने जाते हैं, इस चक्कर में कई बार हम खुद गलत करके आते हैं। हम क्यों गलती सुधारने जा रहे हैं, मामा का लड़का थोड़ी ना था क्वेश्चन बनाने वाला, तो उसकी गलती सुधार रहे हो, छोड़ो उसको। चलिए बात करते हैं सब्सिडियरी बुक्स। अब एक मेरा बहुत सीरियस कैंडिडेट है हमारा, जो कैश बुक खेलता रहता है, बड़े दिन तक कैश बुक पढ़ता है। अरे नालायक, कैश बुक का क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, ये सस्ते क्वेश्चन तो नहीं बताता। अब देखो तुम्हारा सब्सिडियरी बुक्स क्या होते हैं। सब्सिडियरी बुक्स क्या होते हैं, ध्यान से देखो। व्हेनेवर द ऑर्गेनाइजेशन इज बिग इन साइज, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो केवल एक जर्नल बुक से काम नहीं चलेगा, तो उसी को ब्रेक कर देते हैं अलग अलग बुक्स में, जो इस नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम से, सब्सिडियरी बुक्स, जिनको आप नाम क्या देते हो, देखो बात नहीं करो, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। जिसमें सबसे पहला बुक क्या है, दूसरा क्या है,
परचेज बुक। तीसरा सेल्स बुक। तुम लोग क्या चल रहा तुम लोग? हाँ वो वही करो। फिर परचेज रिटर्न बुक, देन सेल्स रिटर्न बुक, then bills receivable book, not Bihar, it's bills receivable, bills payable, not BP, blood pressure थोड़े लगा है। लास्ट वन जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल, याद रखना। ठीक है सर, ये 8 तरीके की सब्सिडियरी बुक्स बनाई जाती है, याद रखना। कैश बुक में जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होंगे सारे रिकॉर्ड किए जाएंगे, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे। परचेज बुक में जितने भी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, अगर कैश परचेज होगा तो कहां जाएगा? कैश बुक में। तो क्रेडिट परचेज किसका? गुड्स का, वो कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स कहां रिकॉर्ड होगा? और फिर आएगा परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न का रिकॉर्ड होगा परचेज रिटर्न बुक में। सेल्स रिटर्न बुक में। बिल्स रिसीवेबल बुक बिल्स रिसीवेबल के लिए होगा। पेबल होगा पेबल बुक हो जाएगा। और जिसका कहीं नहीं कोई ठिकाना वो कहां चला जाएगा? जैसे क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट आया तो कहां जाएगा? अब क्या क्रेडिट है तो कैश बुक में जाएगा नहीं, परचेज ऑफ एसेट है तो परचेज बुक में भी नहीं जाएगा, कहां जाएगा? फिर जर्नल प्रॉपर। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स कहां जाएगा? रिकवरी ऑफ बैड डेट्स कहां जाएगा? कहां जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। भाई बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री, बहुत अच्छे तेज हो तुम लोग। अबे नालायक को, कैश बुक में जाएगा। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश अकाउंट आया कहां जाएगा? रिकवरी कैश ट्रांजैक्शन है, कैसी बातें करते हो। लेकिन बैड डेट्स कहां जाएगा? बैड डेट्स टू डेटर कहां जाएगा? जर्नल प्रॉपर। कोई बुक नहीं है इसका, जर्नल प्रॉपर है। समझ में आई बात? अब कैश बुक की जब बात करोगे तो देखो आपको इसमें डिटेल दे रखा होगा। पहला तो सिंपल कैश बुक, केवल एक कॉलम, वो भी किसका? कैश का। फिर आता है डबल कॉलम कैश बुक, कैश विद बैंक या कैश विद डिस्काउंट कॉलम, ठीक है ना। और तीसरा आता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जो इसमें नहीं है, कैश बैंक और डिस्काउंट तीनों आ जाता है। और एक आता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक मतलब छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है, याद रखना इसके बारे में। क्वेश्चन वैश्चन नहीं आने वाला अभी तक, ठीक है। समझो ध्यान से। अब एक बात और, जब आपका कैश और बैंक दोनों आ जाएगा तो उसमें एक टाइप ऑफ एंट्री आती है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रा एंट्री। मैंने आपको बात करने के लिए तो नहीं बोला, क्लास लंबी जाएगी, अभी 1 घंटे और चलेगी। कॉन्ट्रा एंट्री जब तक खत्म नहीं होगा तब तक क्लास चलेगी, पहले बोला। अभी नहीं, अभी आगे भी है, कोई लंच वंच नहीं करना है। Everyone just keep quiet. सुनो ध्यान से। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? जो कैश बुक में होगी। और कब होगी? जब कैश और बैंक दोनों कॉलम साथ आएगा, याद रखना। ऐसा कैश विद डिस्काउंट कॉलम रहेगा तो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी नहीं। कैश और बैंक जब ये दोनों कॉलम एक ही कैश बुक में साथ में रहेंगे तो क्या होगा? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी? जब आप विड्रॉ करोगे बैंक में या डिपॉजिट करोगे बैंक में, क्या करोगे? विड्रॉ या डिपॉजिट करोगे बैंक में, तो ऐसे में डबल साइडेड पोस्टिंग होगी। तो इसको सिंपल समझो ना, कैश कम होगा तो विड्रॉ करोगे तो क्या होगा? कैश बढ़ेगा, बैंक कम होगा। कैश बढ़ेगा तो डेबिट में लिख देना कैश कॉलम में, बैंक कम होगा तो क्रेडिट में बैंक कॉलम में। अगर डिपॉजिट करोगे तब क्या होगा? बैंक बढ़ेगा, कैश कम होगा तो कैश में क्रेडिट, कम होगा तो क्रेडिट, और बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक कॉलम में डेबिट। और इन दोनों ही सिचुएशन में क्या करोगे? जो आपका यहाँ पे कॉलम बनेगा, एलएफ वाला कॉलम बनेगा, उसके बीच में वहां पे आपको सी लिखना है। क्या लिखना है? सी। अभी कुछ हरकतें कर रहा था इसलिए बताया। सी मतलब कॉन्ट्रा, है ना। आप लोग जो सोचे बोले, ठीक है ना। हाँ क्यूट नहीं यार, कॉन्ट्रा, ठीक है ना। उसने सोचा मैं बच गया, कुछ नहीं बोलेंगे, हरकतें करो तुम, यही बोलूंगा फिर, ठीक है। बोलो। सब्सिडियरी बुक तो है ही, लेकिन जब बात कैश बुक किया जाती है तो कैश बुक एक स्पेशल फीचर रखता है।
बातें बंद करो, नहीं तो अभी फिर तुम्हारे ऊपर आऊंगा। कैश बुक दो फीचर्स रखता है। कैश बुक कैन वर्क एज अ सब्सिडियरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। आपको याद है प्रिंसिपल बुक किसको बोलते हैं? है लेजर को बे। सब्सिडियरी बुक तो है ये, लेकिन ये कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का भी काम कर देती है, क्योंकि सेम ही होता है सब कुछ, तो इसलिए इसको प्रिंसिपल भी बुक बोला जा सकता है। सो जनरली अगर बेसिक बात करोगे तो ये सब्सिडियरी बुक है, लेकिन इट कैन वर्क एज प्रिंसिपल बुक एज वेल। मान लिया जाता है, एक्चुअली है नहीं लेकिन मान लिया जाता है। ठीक है, क्लियर? अब टाइप्स ऑफ कैश बुक की अगर बात करोगे, देखो अब इसमें तो खैर परचेज बुक भी दे रखा है, तो आपसे पूछेगा, आप इसका जो इलस्ट्रेशन है ना, इलस्ट्रेशन जो है ना उसको आपको करना जरूर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इलस्ट्रेशन स्किप मत करना, बाद में कहना सर ने वार्निंग नहीं दी थी। सर गलती से कभी अगर 4-5 नंबर में आ गया तो आप इग्नोर करके नहीं आ सकते, और अगर कंपलसरी में आ गया तो करना ही पड़ेगा ना। तो इलस्ट्रेशन को इग्नोर मत करना। आता नहीं है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, आता नहीं है, अभी तक नहीं आया, लेकिन जब दिया है तो इग्नोर नहीं करना है। तेरा डाउट था कॉन्ट्रा एंट्री का, हो गया खत्म, यही चीज था।